एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज कांग्रेस अल्लाह बोल रैली के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े बड़े मंत्री और विधायक साहब भी है और हमें आज हमारे साथ में पंजाब के विधायक राहुल भट्टल जी सर से बातचीत करेंगे और कांग्रेस की नीतियों पे बातचीत करेंगे। साथ में सर जो विधायक हैं अभी जस्ट पंजाब में चुनाव भी हुए हैं और सरकार आते आते बची, पिछली बार सरकार थी, कुछ गलतफहमियाँ हुई, कुछ नए लोग आए, पुराने चले गए, उनके बारे में बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे महंगाई पे। कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है और सच्चाई ये भी है, महंगाई है जी। 100 रुपये का जो तेल था आज 220 का है, पेट्रोल हो गैस हो महंगे होंगे। तो सर आपका विजन, और अभी ये युवाएं देख रहे हैं, करीब 10 लाख आप लोगों ने आपके कार्यकर्ता आए, मैंने देखा है कि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब बाहर तक अभी भी क्राउड पड़ा हुआ है और उन्होंने रोकने के इतने नाके लगाए हैं, फिर भी यहाँ पे लोग इतने पड़े। सर हम उसी पे बातचीत करेंगे जैसे कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और हम ये चाहते हैं युवाओं को, खासकर युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, युवाओं को क्या मैसेज है? देखिए जी, युवा को यही मैसेज है कि सवाल पूछने जो एक ताकत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है जो कांग्रेस पार्टी ने दी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब बनाया है उसी दिन, RTI जब बनाया है उसी दिन इस देश के हर नागरिक को अफसर बना दिया हमारी कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि वो किसी भी मुलाजिम, किसी भी अफसर, किसी भी नेता को खड़ा करके पूछ सकते हैं कि जवाब दो। तो उसका यूटिलाइजेशन करें, सिर्फ जुमलों में ना आए। जिस तरीके से आज महंगाई का बुरा हाल हुआ, देखिए वो सरकार जो आई ही महंगाई के नाम पे है, उसने आके फ्री फॉल कर दिया। और सबसे बड़ी बात आप देखें, जब यूपीए की सरकार थी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ज्यादा भी होते थे, आज से भी ज्यादा होते थे हमारा, लेकिन तेल का दाम कम होता था। आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब गिर भी गए तब भी उसका कोई बेनिफिट लोगों को पास नहीं किया गया। इसकी बात मैंने एक सांसद महोदय से की थी बीजेपी की, तो उन्होंने बड़ा एक अजीब गरीब मेरे को उत्तर दिया था। बोला कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसी कारण है। यूक्रेन और रूस का युद्ध तो आज हुआ है, लेकिन इस साल इस सरकार को तो 2014 से चल रही है, तब से लगातार जो है प्राइसेस यूपीए से कम रहे हैं इनके, ठीक है ना। तो तब तो कोई युद्ध नहीं था, तब क्यों नहीं रेट कम किया? जो महंगाई आज इतनी बढ़ रही है, ये सरकार की क्या नीति है? ये एक बहाना चुनते हैं, अपना सब कुछ उस पे लगा देते हैं, कभी कांग्रेस पे लगा देते हैं, कभी यूक्रेन पे लगा देते हैं। दूसरी बात करूं सर किसानी की, पंजाब और हरियाणा में, हरियाणा से आता हूं, पंजाब हमने करीब दोनों भाई थे, 1966 में हम अलग हुए, वो अलग बात है। उसके बाद एक किसान आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन है जिसमें करीब 1 साल से 13 महीने चला। किसानों के हितों की जो बोल रहे हैं 3 काले कानून, वो वापस लेने पड़े सरकार को। तो सर किसानों के लिए आप एक कैसे विजन क्रिएट कर रहे हो कि कांग्रेस आए तो किसानों को हम ये फैसिलिटी दें? देखो जी, किसानों के लिए तो कांग्रेस शुरू से ही रहा है। अगर आप देखें, हरी क्रांति लेके आई कांग्रेस, लेके आई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना बढ़ावा दिया है कांग्रेस पार्टी ने दिया। और अभी भी जब भी ये काले कानून आए थे, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी जिसने किसानों के हक में खड़े होकर कहा था कि ये गलत है, वापस लेने चाहिए। और ये सरकार ने सैकड़ों कुर्बानियां लेने के बाद वही उस नतीजे पे पहुंची कि हाँ ये कानून गलत है, वापस लेने चाहिए। सो सरकार जो है ये किसान विरोधी है। कांग्रेस तो शुरू से ही किसानों के साथ रही। अगर पंजाब की हम बात करें, जिस तरीके से हमारी कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी, उससे पिछली सरकार थी, हर सरकार में हमने किसानों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। जो डिवर्सिफिकेशन की बात आज की हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, बहुत ज़्यादा तमाशा करके कर रही है, ये हमने आज से पिछली सरकार में डिवर्सिफिकेशन शुरू करी थी। लाखों हेक्टेयर लोग डिवर्सिफिकेशन में आए थे। हमने ऑर्गेनिक काउंसिल बनाया था, सिट्रस काउंसिल बनाया था, ताकि लोग जो जीरी चोने से बाहर आए और उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन उसके बाद की जो ये बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी, उसने आके वो सारा हमारा ठप कर दिया, लोगों को पैसे नहीं दिए, लोगों का विश्वास उठ गया। तो किसान को हमेशा मारने वाली ये पार्टियां हैं और किसान को हमेशा बचाने वाली पार्टी कांग्रेस है और हमेशा भी चाहती रहेगी। तो सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस में ये चीज़ में एक मैसेज क्यों नहीं दे पा रही है युवाओं को? खासकर मैं देख रहा हूँ, हमने बहुत रिसर्च करे और हमने आपके भी बड़े बड़े नेताओं से, जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी हमने इंटरव्यू किया था। ऐसा लगता है कि जो युवा कांग्रेस है उसको कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये परिवारवाद का नाम लेके बीजेपी हो या निर्दलीय ये जो अपने क्षेत्रीय दल है आप पे वार करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि युवा कमज़ोर है, इस कारण हमारा थोड़ा सा नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए पहली बात तो ऐसा है, जब भी सच और झूठ का मुकाबला होगा ना, उसके सामने सच थोड़ा फीका लगेगा, क्योंकि झूठ को नमक मिर्च भुक के खूबसूरत बनाया जाता है, लेकिन सच जैसा होता है हम वैसा पेश करते हैं। तो कांग्रेस हमेशा सच बोलती है, तो हो सकता है हमारी बात थोड़ी फिकली लगे। आजकल कई बारी लोग चाहते हैं कि पूरा मसाला लगा के चीज़ को कही जाए। दूसरा ये भी है कि हमारे में भी बहुत कमियां हो सकती हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है। जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें हर तरह के अच्छे बुरे लोग आ जाते हैं।
कई बार हो जाता है कि जो ड्रामेबाज लोग हैं, जो काम नहीं करते, दिखावा ज़्यादा करते हैं, वो आगे आ जाते हैं, मेहनती लोग पीछे चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो पार्टियां करेक्टिव मेजर लेती हैं, मंथन होते हैं, चिंतन होते हैं, जो कांग्रेस में भी हो रहे हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे, दिन भर दिन ये हमको देखने को महसूस हो रहा है कि जो मेहनत करेगा वो ही आगे आएगा। इस नीति से अब कांग्रेस पार्टी चल रही है, तभी आप देखेंगे हमारे प्रोग्रामों में भी, क्राउडों में भी तब्दीली आई। तो क्राउडों में कोई कमी नहीं है, करीब 10 लाख लोग आए। दूसरा सर, एक मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात करूंगा, अभी ये महंगाई की छोड़ के जितने भी आपके पुराने नेता हैं, मैं दो चारों के नाम आपको गिनाना चाहता हूँ। आपके पंजाबी बात करूँ तो जाखड़ साहब थे, उसके बाद अमरिंदर सिंह साहब थे, अभी कल परसों गुलाम नबी आज़ाद, बहुत बड़े बड़े नेता हैं छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक मुझे भी बड़ा दुख होता है, मेरे तो छोटी उम्र है, मैं तो डिफेंस से रिटायर आदमी हूँ, करीब उसके बाद में 5 पढ़ने का पेज लिखते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसे नेता पहले पार्टी में अंदर रहते ही तो बातचीत करें, और वो 50 साल तक रहने के बाद ये बोलते हैं हमें बहुत कमियां नजर आ रही है। तो इतने दिन क्या कर रहे थे? ये सत्ता नहीं मिली उनको। देखिए, वही एक्चुअल में क्या उसकी स्थितियां हैं, क्या नहीं, वो तो खुद ही बयान कर सकते हैं, है ना। एक 50 साल, अभी मेरी उम्र 36 साल है, मैंने भी जिंदगी जी 50 साल राजनीतिक करियर, एक नोट है जोक सर 50। आप अमरिंदर सिंह साहब को देखो, कैप्टन साहब को 50 साल, आपके गुलाम नबी आज़ाद को देखो 50 साल, जाखड़ साहब करीब 40-45 साल एक्सपीरियंस। 40 साल तो पार्टी इतना कुछ देती है, मुख्यमंत्री आपको बनाया, आपको हमेशा ही आगे रखा, और फिर आप 5 पेज लिख देते हो कि राहुल गांधी ठीक नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, उन्होंने क्या प्रयास किए होंगे, क्या नहीं किए होंगे, उन पे तो मैं नहीं कमेंट कर सकता। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर कोई भी मतभेद है तो आपसी पार्टी में बैठ के उठाओ, अपने प्लेटफॉर्म पे उठाओ, अपनी चीज़ों पे उठाओ। ये तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ। इसीलिए कभी हमारे को कोई लगता भी है कि हमारी पार्टी में कमी है, हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हमारी स्टेट मीटिंग्स होती हैं, हमारी नेशनल एग्जेक्टिव्स होती हैं, उनमें हम उठा सकते हैं, अपने लीडर्स को मिलकर बता सकते हैं। तो अपने प्लेटफॉर्म पे उठाने चाहिए। अब उन्होंने उठाए नहीं उठाए, क्या किया, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने क्या किया वो तो उनको ही मालूम होगा, है ना। पर जनरली मैं चाहता हूँ कि हाँ, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे उठाने चाहिए। इस जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता आपके साथ जुड़ेगा, कल मैं भी जुड़ूँ या कोई और जुड़े। आदमी को सब पता होता है, आजकल बोलते हैं ना, हर आदमी को अपनी लाइबिलिटीज पता होती हैं। 50 साल रहने के बाद आप एक कमी निकालते हो, तो मुझे लग रहा है कि उस आदमी में कमी है, और तो पार्टी उसको, दूसरी पार्टी उसको महत्व भी देती है, सबसे बड़ी बात है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अपने प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए पहले, कि अपने प्लेटफॉर्म पे आप, अगर आपके मन में, क्योंकि देखिए हर एक कमियाँ, जो भी विशाल कोई भी संस्था होगी, चाहे वो पार्टी है, कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, उसमें कई अच्छाइयाँ होंगी, कई कमियाँ भी होंगी। तो वो उठाने वाले को भी उठानी चाहिए, और सुनने वाले को भी उसको ये नहीं लेना चाहिए कि हाँ भाई ये कह रहा है तो ये रेबल हो गया है या ये बागी हो गया है। वो शुभ चिंतक है, जो पार्टी के हक में आवाज़ उठाएगा, जो पार्टी की कमजोरियां अपने लीडर्स को बताएगा, वो सही मायने में पार्टी का शुभ चिंतक है। तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि पार्टी के मंच पे ही हमको आवाज़ उठानी चाहिए, पार्टी पे पूरा रौला डालना चाहिए, उसमें हमें उसका खामियाजा नहीं देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग डर जाते हैं कि यार अगर मैं पार्टी में रह के ये आवाज़ उठाऊंगा, शायद मेरे को दबाया जाएगा, शायद मेरे को गद्दार कहा जाएगा, शायद ये कहा जाए। मैं कहता हूँ उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, आपको खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टी छोड़ के जा रहे हो तो भी तो जा ही रहे हो ना। तो कम से कम पार्टी के अंदर रह के आप अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करो, पार्टी को मजबूत करो, पार्टी की कमियां बताओ। तो ये बतानी चाहिए, हर एक इंसान को बतानी चाहिए। सर, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आपको है शिक्षा को लेकर। शिक्षा में पंजाब में कितने सुधार हुए हैं, और आपका एक एमएलए हो, आप एक विजन देना चाहते हो। सरकार आम आदमी, वो बात नहीं, आपको आप विपक्ष में बैठे हो तो सुधार तो आप भी। देखिए जी, ऐसा है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, जो उन्होंने पहले दिल्ली में अपनाया, अब पंजाब में अपना रहे हैं। वो एक स्कीम का लिफाफा बनाते हैं जो देखने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, वो उसको लिपा पोती करके लागू कर देते हैं। ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा, उसका ग्राउंड पे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। वो लेकिन जब दूसरे राज्यों में जाके दिखाते हैं कि अरे हमने इतना कर दिया, हमने एसी लगा दिए स्कूलों में, हमने ये कर दिया, अरे भाई स्कूलों का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ, बच्चे कितने पढ़ने लगे। कल मेरी इसी पे भी बातचीत हुई कि दिल्ली 15वें स्थान पे सीबीएसई में। एग्जैक्टली, जब पढ़ाई का जिस विद्या के मंदिर में विद्या ही नहीं मिल रही, बाकी सब कुछ मिल रहा है, तो लोगों ने क्या करना उसमें। अब आप देखिए, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का किया, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे करोड़ों रुपए खर्च के, बिल्डिंगें बना के, रंग पोत करके शुरू कर दिए, जबकि सरकार के पास डॉक्टर है ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर जो वहाँ पे ये रख रहे हैं, उसका जो वेतन है वो 1 लाख रुपया फिक्स हुआ है सरकार के हिसाब से। अब उस लेवल का डॉक्टर 4 से 5 लाख रुपया कमाता है, तो वो कोई भी डॉक्टर 1 लाख रुपए में किसी रूरल जगह पे जाके काम करने को तैयार नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिया भाई, डॉक्टर तो उसमें है नहीं, लोगों को क्या फायदा, दवाई डॉक्टर ने देनी है, ना कि बिल्डिंग ने देनी है। लेकिन जब वो हिमाचल गुजरात में जाके दिखाते हैं कि देखिए इतने 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उनकी फोटोएं दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं,
वो लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा है यार, इन्होंने इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आप बोल रहे हो धरातल पे काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है जी, सिर्फ कागजों में काम हो रहा है। ये काम करते हैं कैंपेन बनाने के लिए। कोई भी जब ये बैठते हैं फैसला करके, ये देखते हैं कि ये हमारे अखबार की ऐड में कैसा लगेगा, हमारे विज्ञापन में कैसा लगेगा, ये वो काम करते हैं। उसका लोगों को फायदा होगा नहीं होगा डज नॉट मैटर, क्योंकि इन्होंने अगली स्टेट में जाना है। दिल्ली के जरिए पे पंजाब में आए, दिल्ली भूल गए, तब कहने लगे सब कुछ पंजाब का है। जब पंजाब से चुनाव खत्म होने लगे, वापस दिल्ली चुनाव आ गए, तब कहने लगे अरे पानी भी दिल्ली का है, सब कुछ दिल्ली का है, पंजाब तो घटिया है, हमको धुआं देता है, ये देता है। तो ये जिधर चुनाव है उस स्टेट के हैं, उसको दिखाने के लिए काम करते हैं, पुरानी स्टेट को खाते हैं। मौका परस्ती की बात करूँ तो मौका परस्ती बिल्कुल सबसे बड़े मौका परस्त हैं जी। जो बंदा एक इसी मैदान में वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से ये पार्टी पैदा हुई, और अन्ना हजारे जी को ही छोड़ दिया। आज अन्ना हजारे जी ही उनको कह रहे हैं कि आप नशा के सत्ते में चूर हो गए हो। जो पार्टी ने अपने लोग छोड़ दिए, सिद्धांत छोड़ दिए सिर्फ ताकत के पीछे, वो मौका परस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। जैसा कि सर ने अपने विचार रखे, महंगाई बात करूं, महंगाई है चरम पे है, और जो कांग्रेस एक नया विजन लेकर एक युवाओं को एक मैसेज देना चाहती है कि वो अपने उनके भविष्य का ध्यान रखेगी। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।